हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राज एजुकेटर में। अब शुरुआत करते हैं नीट फटाफट टॉप MCQ सीरीज की। इसमें आपको बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है। बहुत कम समय में हम बहुत बड़ी उपलब्धि की ओर बढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं 11th बायोलॉजी और चैप्टर रहेगा एनिमल फिजियोलॉजी से। और पहले हम 11th क्लास को फटाफट कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में 12th NCERT को कंप्लीट करेंगे। जुड़े क्लास के साथ में और अधिक से अधिक नीट प्रिपरेशन करने वाले, मेडिकल साइंस की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी बच्चों के पास में अपनी क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। और कंटेंट किस प्रकार का सामने रखा जा रहा है उसको देखिए और महसूस कीजिए कि नीट में किस प्रकार के क्वेश्चन आ जाएंगे। पीछे की होने वाली जितनी भी नीट एग्जाम हैं, एक ज़माना था जब उसको RPMT CPMT कहते थे, सारे के सारे कंटेंट आपको इसमें देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट, आपको अनुभव करवा दिया जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपको नीट में मिलने वाले हैं और बहुत कम समय में हम इसको आसानी से क्लियर करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं एनिमल फिजियोलॉजी के पहले चैप्टर में, श्वसन और गैसों का विनिमय, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। किस प्रकार का चैप्टर है, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उनसे हम रूबरू होते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है कि श्वसन किस प्रकार की क्रिया है, रेस्पिरेशन है क्या, किस प्रकार की क्रिया है। तो हम देखो बात करते हैं इसके अंदर। जब वायुमंडलीय O2 को हम बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं और बॉडी में बनने वाली CO2 को वायुमंडल में हम मुक्त कर देते हैं। O2 लेना और CO2 देना, ये जो प्रोसेस होती है वो एक प्रकार की भौतिक क्रिया होती है। कैसी क्रिया होती है? भौतिक, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ गैसों का हमने क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया, गैसों का आदान प्रदान कर दिया। लेकिन बच्चों, जब ये ऑक्सीजन गैस किस में पहुँच जाए, किसी सेल में पहुँच जाए, सेल के अंदर पहुँच गई ये ऑक्सीजन गैस, तो ये क्या काम करती है, फूड मटेरियल को तोड़ती है, भोजन का विखंडन करती है। और जैसे भोजन का विखंडन करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड जल प्लस का ऊर्जा बनती है, जो एक प्रकार की रासायनिक क्रिया है। तो हम कह सकते हैं कि श्वसन एक भौतिक और रासायनिक क्रिया है। तो श्वसन को क्या माना गया? एक भौतिक और रासायनिक क्रिया माना गया। एक इजी क्वेश्चन से हमने आज की इस MCQ सीरीज की शुरुआत की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, कितने प्रतिशत CO2 रक्त में बाइकार्बोनेट के रूप में बहती है। यानी आपको परसेंटेज बताना CO2 का, जो रक्त में किसके रूप में बहती है, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट के रूप में बहती है। 7%, 23%, 50%, 70%। तो बच्चों ध्यान रखना, बहुत शानदार क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि रक्त के अंदर बाइकार्बोनेट के रूप में CO2 70% बहती है। तो डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यदि आप खुद कर पा रहे हैं क्वेश्चन को, तो आपको ये भी देखना है कि आप कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रक्त में हीमोग्लोबिन एवं ऑक्सी हीमोग्लोबिन का अनुपात किसके ऊपर निर्भर करता है या किस पर आधारित है। देखो, रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, बात करते हैं किसके ऊपर निर्भर करेगा, ऑक्सीजन का आंशिक दाब, कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब, कार्बोनेट तनाव, बाइकार्बोनेट तनाव। याद रखना, ऑक्सीजन का जो आंशिक दाब होता है उसके ऊपर ये आधारित होता है। कौन? रक्त में हीमोग्लोबिन एवं ऑक्सी हीमोग्लोबिन का अनुपात। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपको खुद को भी करने का प्रयास करना है। साथ साथ में क्या कहता है क्वेश्चन कि मानव के फेफड़े फिल इन द ब्लैंक्स व फिल इन द ब्लैंक्स पिंडों में विभाजित होते हैं। तो क्या कहता है कि 3 दाएं व 2 बाएं पिंड में, 2 दाएं 2 बाएं पिंड में, 2 दाएं 3 बाएं पिंड में और 3 दाएं और 3 बाएं पिंड में। देखो, इस प्रकार से आपके पास में श्वास नली है। श्वास नली आगे जाकर के 2 श्वसनी में बढ़ जाती है और श्वसनी अपनी अपनी ओर के फेफड़े में प्रवेश कर जाती है। ये फेफड़ों की संरचना आपके सामने नजर आई थोड़ी बहुत। देखो, ये दायां फेफड़ा, ये बायां फेफड़ा। याद रखना बच्चों, दायां फेफड़ा 3 पिंडों में बंटा होता है और बायां फेफड़ा 2 पिंडों में बंटा होता है। तो ऑप्शन नंबर अपना 1 करेक्ट हो जाएगा। याद रखना, मानव के फेफड़े 3 दाएं पिंड में, 2 बाएं पिंड में बंटा होता है। अगला क्वेश्चन आपको क्या कहता है कि हीमोग्लोबिन एवं मायोग्लोबिन जो है उसका उभयनिष्ठ तत्व कौन सा है। ऐसा तत्व जो हीमोग्लोबिन में भी है और मायोग्लोबिन में है। ऑप्शन में क्या दे रखा है, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, मैग्नीशियम। याद रखना, हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाने वाला तत्व लोहा तत्व होता है, मायोग्लोबिन में भी जो पाया जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयरन। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के परिवहन को बाधित करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में आपने सुना होगा, दम घोटू गैस के नाम से जिसको जाना जाता है। बॉडी के अंदर ज़्यादा बन जाए तो दम घुटने के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को कैसे बाधित करती है। तो क्या कहता है ऑप्शन में, हीमोग्लोबिन के साथ में स्थायी यौगिक बना करके, हीमोग्लोबिन को नष्ट करके, ऑक्सीजन के साथ में CO2 को जोड़ करके, RBC को नष्ट करके। अनुमान लगाइए कि यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या बैठ सकता है।
कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के परिवहन को कैसे बाधित कर सकती है? तो बच्चों याद रखना, हीमोग्लोबिन के साथ में स्थायी यौगिक बना करके ये क्या करती है? O2 के परिवहन को बाधित करती है। अब अगला क्वेश्चन, अधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव रक्त में आरबीसी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉमन सेंस क्वेश्चन दिया गया। आपको अधिक ऊंचाई पर जाना है, पहाड़ी पर चले जाओ, पहाड़ी से ऊपर यदि और अधिक इच्छा है जाने की तो माउंट एवरेस्ट की तैयारी करो। वहाँ पर आपको क्या करना है? चढ़ना है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है और अधिक ऊपर जाना। तो आरबीसी पर क्या इफेक्ट पड़ता है? आरबीसी की संख्या बढ़ेगी, आरबीसी की संख्या घटेगी, आकार में घटेगी, आकार में बढ़ेगी। तो बच्चों याद रखना कि अधिक ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन कहता है कि फेफड़ों की कोशिकाओं में गैसीय विनिमय किससे होता है? बहुत शानदार क्वेश्चन। फेफड़ों की कोशिकाओं के अंदर गैसों का जो एक्सचेंज होगा किस मेथड के द्वारा होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा होगा, इनएक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा होगा, ऑस्मोसिस के द्वारा होगा, नॉर्मल डिफ्यूजन के द्वारा होगा। यानी सक्रिय विगमन, प्रासरण, निष्क्रिय विगमन, सामान्य विसरण के द्वारा होगा। तो फेफड़ों की कोशिकाओं में गैसों का जो विनिमय होता है वो सामान्य विसरण विधि के द्वारा होता है। तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिख रहा है कि इनमें से किसका मान सबसे कम है? आपके सामने 4 मान दिए गए हैं, जवारीय आयतन, जैव क्षमता, निःश्वसन आरक्षीय आयतन और उत्श्वसन आरक्षीय आयतन। याद रखना बच्चों, जवारीय आयतन का मान इनमें सबसे कम होता है जिसका मान 500 ml होता है। एक निःश्वसन में ग्रहण की गई वायु की मात्रा, एक उत्श्वसन में छोड़ी गई वायु की मात्रा जवारीय आयतन कहलाती है, टाइडल वॉल्यूम कहलाती है। अगला क्वेश्चन कहता है कोपिका में CO2 का आंशिक दाब होता है। बहुत शानदार मसाला आपके सामने रखा गया है बच्चों, कॉपी डालनी है, नोटबुक डालना है। नोटबुक में सारे के सारे क्वेश्चन आपको लिखने हैं ताकि एग्जाम में एक बार रफली हम क्या कर सकते हैं, इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब हम कम्पिटिटिव क्षेत्र में आ चुके हैं, आपकी तैयारी को बोल्ड करना पड़ेगा, अपने IQ फ्रिक्वेंसी को बढ़ाना पड़ेगा, आपके जो टाइम है स्टडी का उसको भी बढ़ाना पड़ेगा, सोचने की जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। सीधा डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दिया गया और उसमें सीधा उत्तर मिले, ये कंपटीशन का हिस्सा नहीं है। आपको क्वेश्चन के साथ में ऑप्शन जो दिए जा रहे हैं, चारों ऑप्शन के बारे में विचार विमर्श करना है, चारों के बारे में सोचना है, ये हो सकता है या नहीं हो सकता तो क्यों हो सकता है, नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता। तब जाकर के हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन कंप्लीट कर लेंगे। और ऑप्शन जो दिए गए उनमें से काटना आपको सीखना है कि ये नहीं, ये तो 100% ही नहीं होगा। तो ऑप्शन काट करके चलोगे तो बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगी। देखो, कोपिका में CO2 का आंशिक दाब होता है, ये फिक्स्ड क्वेश्चन है। 40 mmHg होता है, 42 mmHg होता है और 44 mmHg, 46 mmHg। याद रखना कोपिका के अंदर CO2 का आंशिक दाब होता है 40 mmHg। कितना होता है? 40 mmHg। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन अणुओं का वहन करता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन के कितने अणुओं का वहन करता है? 4 का करेगा, 2 का करेगा, 6 का करेगा, 8 का करेगा। याद रखना बच्चों, हीमोग्लोबिन का एक अणु जो होता है वो ऑक्सीजन के 4 अणुओं को साथ में लेकर के चलता है। तो ए ऑप्शन जो है वो अपना करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फेफड़ों की जैव क्षमता विटल कैपेसिटी जो होती है वो क्या होती है? तो देखो, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन, इसमें क्या बताया गया है कि फेफड़ों की जैव क्षमता के बारे में बता रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम दे दिया प्लस का अंत आरक्षित आयतन दे दिया और आरक्षित आयतन दे दिया। अब इस प्रकार से दिए गए हैं, टाइडल वॉल्यूम दे रखा है और बाह्य शोषण आरक्षित आयतन दे दिया। लास्ट वाले डी ऑप्शन में दे रखा है अंत शोषित आरक्षित आयतन और बहिः शोषित आरक्षित आयतन। ये अंत शोषित आरक्षित आयतन क्या होता है, बहिः शोषित आरक्षित आयतन क्या होता है? देखो, अंत शोषण के दौरान ग्रहण की गई वायु की मात्रा और बहिः शोषण के दौरान छोड़ी गई वायु की मात्रा होती है। तो बच्चों याद रखना, टाइडल वॉल्यूम प्लस का IRV प्लस का ERV जो होता है वो फेफड़ों की जैव क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है? जैव क्षमता। आगे बढ़ते हैं, फेफड़ों के ऊपर झिल्ली का आवरण पाया जाता है। बिल्कुल, क्या कहलाता है? पेरिकार्डियम कहलाता है, पेरिटोनियम कहलाता है, पेरिओस्टियम कहलाता है, प्लूरा कहलाता है। देखो, फेफड़े जो होते हैं वो भी झिल्ली के द्वारा ढके होते हैं जिसको फुफ्फुस आवरण के नाम से जानते हैं। फुफ्फुस आवरण हिंदी में कहा जाता है जिसको अंग्रेजी में प्लूरा के नाम से जानते हैं। तो फेफड़े किसके द्वारा ढके होते हैं? प्लूरा के द्वारा ढके होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन वियोजक चक्कर को क्या होता है या क्या होता है जब pH कम हो जाए, जब pH का लेवल गिर जाए, जब इनके देखो हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन वियोजन चक्कर बनाते हैं तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? वो बाईं ओर विस्थापित हो जाता है, दाईं ओर विस्थापित हो जाता है, कोई बदलाव नहीं होता, ये दोनों सही हैं। तो बच्चों याद रखना, हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन वियोजन चक्कर का या वक्र का क्या होता है, जब pH कम हो जाए तो याद रखना वो दाईं ओर विस्थापित हो जाता है,
कौन सी ओर चला जाता है, दाईं ओर विस्थापित हो जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मस्तिष्क में श्वसन केंद्र उपस्थित होता है। हाँ, मस्तिष्क में श्वसन केंद्र उपस्थित होता है। देखो हम पढ़ेंगे कि जो ब्रेन है, अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, ये इसको क्या कहा जाता है, शरीर का संचालक केंद्र कहा जाता है, शरीर की समस्त क्रियाविधियों को नियंत्रित करता है। तो जो फेफड़े हैं, श्वसन की जो क्रियाविधि होती है उनको कंट्रोल्ड करने वाला जो सेंटर है वो मस्तिष्क में भी पाया जाता है। तो अगला कह रहा है कि कौन किस में पाया जाएगा, मेडुला ऑब्लांगेटा में पाया जाएगा, ओब्लांगेटा में पाया जाएगा जिसको मस्तिष्क की पूंछ कहते हैं। हाइपोथैलेमस में पाया जाएगा जिसको मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। अनुमस्तिष्क में पाया जाएगा, प्रमस्तिष्क में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा, तो याद रखना मस्तिष्क में जो श्वसन केंद्र होता है वो मेडुला ओब्लांगेटा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, मेडुला ओब्लांगेटा में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि फुफ्फुसीय संवातन गतियां किसके कारण होता है। देखो ये जो फेफड़ों के अंदर होने वाली जो गतियां, ऑक्सीजन को हम अंदर ले रहे हैं, बॉडी के अंदर बनने वाली जो CO2 होती है उसको हम वायुमंडल में छोड़ रहे हैं, तो ये सारी की सारी गतियां किसके कारण से होती है। देखो परशुक पेशियों के कारण से, तनपुट के कारण से, परशुक पेशियों के कारण से, या फिर अकेले तनपुट के कारण से, या फेफड़ों की भित्ति के कारण से। पहले तो आपको ये ध्यान रखना कि परशुक पेशियां क्या होती हैं। तो परशुक का मतलब होती है पसलियां, रिब्स होती हैं, और रिब्स के अंदर दो प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। एक अंतरा परशुक पेशी होती है, एक बाह्य अंतरा परशुक पेशी होती है। तो उनके अंदर भी गति होती है जिसके कारण से फेफड़ों के अंदर संकुचन और शीतलन की प्रक्रिया होती है। तो बच्चों परशुक पेशियों के साथ साथ में तनपुट का मतलब होता है डायफ्राम, इन दोनों की गतियां जो होती हैं फुफ्फुसीय संवातन में मदद करती हैं। तो ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूं तो मैं न्यूमोटेक्सिक केंद्र किस में उपस्थित होता है। बिल्कुल, न्यूमोटेक्सिक केंद्र किस में उपस्थित होता है, प्रमस्तिष्क में होता है, पॉन्स वेरोलाई में होता है, अनुमस्तिष्क में होता है, मेडुला ओब्लांगेटा में होता है। याद रखना बच्चों, श्वसन के लिए न्यूमोटेक्सिक सेंटर जो होता है वो पॉन्स वेरोलाई में पाया जाता है। पॉन्स वेरोलाई सर्जी क्या है, तो आपको याद रखना है जो पश्च मस्तिष्क होता है उसका दूसरा भाग होता है जिसको पॉन्स वेरोलाई के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। किसके परिवहन के लिए क्लोराइड विस्थापन होता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है कि किसके परिवहन के लिए क्लोराइड विस्थापन होता है। ऑक्सीजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, ओजोन के लिए। तो बच्चों याद रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के लिए क्लोराइड विस्थापन होता है। कैसा विस्थापन होता है, क्लोराइड विस्थापन होता है। अब आगे बढ़ते हैं। मानव में गैसीय विनिमय कहाँ होता है। मनुष्य के अंदर गैसों का विनिमय कहाँ पर होता है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। श्वास नली में होगा, ब्रोंकस में होगा यानी श्वसनियों में, कोपिका में होगा, ऑल ऑफ दीज, इन तीनों में होगा। तो आपको ध्यान है कि फेफड़े जो होते हैं, श्वास नली आगे जाकर के दो श्वसनी में बढ़ती है। प्रत्येक श्वसनी अपनी ओर के फेफड़े में प्रवेश कर जाती है। फेफड़े में प्रवेश करने के बाद में और अधिक महीन छोटे छोटे नलिकाओं में बन जाती है जिन्हें श्वसनिकाएं कहते हैं। और श्वसनिकाएं अंत में गुब्बारे नुमा संरचना में बदल जाती हैं जिन्हें हम वायु कुपिका कहते हैं। वायु कुपिका में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। श्वसन तंत्र उत्पन्न होता है। फेफड़ों की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है। तो क्या कहता है अगला, एक्टोडर्म के द्वारा, एंडोडर्म के द्वारा, एंडोमिजोडर्म के द्वारा, एक तथा दो, दोनों सही हैं। तो देखो आपको ध्यान रखना है कि जो फेफड़े जो होते हैं श्वसन तंत्र, उनकी उत्पत्ति होती है एंडोमिजोडर्म के द्वारा। किसके द्वारा होती है, एंडोमिजोडर्म के द्वारा। तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। निम्न में से किस में त्वचा के द्वारा श्वसन होता है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन थोड़ा सा है, ध्यान देना। यानी निम्न में से किस में त्वचा के द्वारा श्वसन होता है। त्वचा के द्वारा श्वसन होता है। कीटों में होता है, केंचुआ तथा मेंढक में होता है, पक्षियों में होता है, मोलस्का में होता है। तो दिमाग लगाओ आप कि इन जो चार ऑप्शन दिए गए इनमें से किस में त्वचा के द्वारा श्वसन होता है। तो बच्चों याद रखना, मैं बता ही देता हूं आपको, केंचुआ तथा मेंढक में त्वचा के द्वारा श्वसन होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। मानव का दायां फेफड़ा लगभग कितने ग्राम का होता है। अब देखो आपको आई की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, अब स्टैंडर्ड रूप लेकर के आना है। अब बहुत इंटरनल चला जाएंगे एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर। बॉडी के प्रत्येक ऑर्गन को, प्रत्येक पार्ट तक को हम जानने का प्रयास करेंगे, एक्चुअल में उसका क्या मैकेनिज्म है, क्या उसकी स्ट्रक्चर है। तो क्या कहता है कि दाएं फेफड़े की बात कर रहे हैं, 525 ग्राम का होता है, 625 ग्राम का होता है, 575 ग्राम का होता है, 300 ग्राम का होता है।
अनुमान लगाइए कि मानव का दायां फेफड़ा लगभग कितने ग्राम का होता है। तो बच्चों याद रखना, मानव का जो दायां फेफड़ा होता है वो लगभग 625 ग्राम का होता है। सर जी बायां फेफड़ा, तो आपको याद रखना बायां जो फेफड़ा है, किसकी बात करें हम, बायां फेफड़ा की बात करें तो वो 575 ग्राम का होता है। दायां फेफड़ा तो हो जाएगा 625 ग्राम का और लगभग 775 ग्राम का होता है बायां फेफड़ा। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे धमाकेदार क्वेश्चन की ओर। अंतः श्वसन में कितना समय लगता है? पहले तो बताओ अंतः श्वसन क्या होता है। तो सिंपल सा पॉइंट याद रखना है, वायुमंडलीय वायु को, और वायु नाम आती है ऑक्सीजन को, वायुमंडलीय वायु को शरीर के अंदर भरना अंतः श्वसन कहलाता है, इंस्पायरेशन कहलाता है। कह रहा है कि उसमें कितना टाइम लगता है, तो 2 मिनट का टाइम लगता है उसके अंदर, 2 सेकंड का टाइम लगता है, 3 मिनट का टाइम लगता है, 3 सेकंड का टाइम लगता है। बच्चों याद रखना, इंस्पायरेशन के अंदर, अंतः श्वसन के अंदर जब वायुमंडलीय वायु को बॉडी के अंदर भरा जाता है तो उसमें 2 सेकंड का समय लगता है। कितने सेकंड का समय लगता है? 2 सेकंड का। तो ए ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। और बाह्य श्वसन की यदि कोई बात कर जाए, बाह्य श्वसन की यदि बात कर जाए, जो एनसीईआरटी उसको क्या लिखती है? नी श्वसन लिखती है। देखो एनसीईआरटी से पहले जो आरबीएसई सिलेबस था उसके अंदर अंतः श्वसन और नी श्वसन को एक माना गया, लेकिन इस बार एनसीईआरटी क्या कहती है? उत्श्वसन, बाह्य श्वसन को नी श्वसन कहती है, जिसमें 3 सेकंड का समय लगता है। आगे बढ़ते हैं, डेड स्पेस क्या होता है? बहुत शानदार क्वेश्चन दिया गया, नीट के एग्जाम में काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि डेड स्पेस क्या होता है। तो फेफड़ों में उस श्वसन के द्वारा वायु बाहर निकाली जाती है, फिर भी कुछ जो गैस जो होती है फेफड़ों में भरी रह जाती है, उसको डेड स्पेस के नाम से जानते हैं, जिसका मान 150 ml होता है। बच्चों कितना होता है? 150 ml होता है। अब आगे बढ़ते हैं, औसतन एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में श्वसन कितनी बार करता है? ये क्वेश्चन आपको मैं आपके लिए छोड़ भी दूं तो आपको कमेंट में जरूर बताना है कि औसतन मनुष्य जो है, एक स्वस्थ मनुष्य होना चाहिए और वयस्क को होना चाहिए, 1 मिनट में कितनी बार श्वसन करता है? इच्छा हो रही है कि क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया जाए, तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है कि इस 25 नंबर में उत्तर क्या होगा। जवारी आयतन का मान कितना होता है? तो शुरुआत में क्वेश्चन आ गया था, तब वहां पर मैंने एक्सप्लेनेशन किया। जवारी आयतन का मान 500 ml। तो जवारी आयतन का मान कितना हो जाएगा? 500 ml हो जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर रखा गया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन के विखंडन पर पीएच का क्या प्रभाव पड़ता है? जो प्रभाव पड़ता है उसको क्या कहते हैं? बहुत शानदार क्वेश्चन आप धीरे धीरे शामिल कर रहा हूँ। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के विखंडन पर पीएच का क्या प्रभाव है जो होता है उसको क्या कहते हैं? तो रूट इफेक्ट कहते हैं, बोहर इफेक्ट कहते हैं और हेल्डन इफेक्ट कहते हैं, ऑल ऑफ दीज कहते हैं। सारे इफेक्ट को हम जानेंगे। याद रखना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के विखंडन पर पीएच का जो प्रभाव होता है उसको रूट प्रभाव के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, छोटे बच्चों में संवातन की दर कितनी होती है? देखो छोटे बच्चों में संवातन की दर की बात कर रहा है अगला, तो ध्यान रखना। देखो कितना होता है कि 12 से 16 बार प्रति मिनट, 44 बार प्रति मिनट, 72 बार प्रति मिनट, 90 बार प्रति मिनट। तो बच्चों याद रखना, बच्चों के अंदर, छोटे बच्चों के अंदर 44 बार प्रति मिनट के रूप से संवातन की दर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, खाना खाते समय श्वसन दर होती है? तो खाना खाते समय श्वसन की जो दर होती है वो अधिकतम होती है, न्यूनतम होती है, शून्य होती है, नॉन ऑफ दीज होती है। तो खाना खाते समय श्वसन की दर क्या हो जाती है? न्यूनतम हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ऊतकों में ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाना क्या कहलाता है? जब टिश्यूज तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, उसकी सप्लाई क्लोज्ड हो जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? अनोक्सिया कहा जाता है, हाइपोक्सिया कहा जाता है, हाइपोकेपोनिया कहा जाता है, ऑल ऑफ दीज कहा जाता है। तो बच्चों याद रखना कि टिश्यूज के अंदर यदि ऑक्सीजन की सप्लाई क्लोज्ड हो जाए तो उसको अनोक्सिया के नाम से जाना जाता है। अपनी नीट फटाफट एमसीक्यू सीरीज का ये पहली क्लास आपके सामने रखी गई। बच्चों कमेंट में जरूर बताना क्वेश्चन किस प्रकार के थे। अब आपको काम ये करना है कि एनसीईआरटी 11th का खरीदना है, उसके साथ में लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को पढ़ना है और उसके बाद में क्वेश्चन को हल करना है। तैयारी बहुत बेहतरीन बन जाएगी, ये आपको मैं विश्वास दिलवाता हूँ। लगातार क्लास के साथ में बने रहिए और कमेंट में जरूर बताइए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका उत्तर देना है, क्योंकि प्रिपरेशन को आपको बढ़ाना है। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।